हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं ADATA XPG की स्पेक्ट्रिक्स D80 का। ये रैम बीच में काफ़ी चर्चों में आई थी बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विड कूलिंग एंड फ्लैशी लुक्स। तो ये पहले भी मेरे पास आई थी रिव्यू के लिए, आज फिर से आई है, तो मैं इसको चेक करना चाहता था। एक मैं बिल्ड में फीचर करने वाला हूँ एक आने वाले बिल्ड में, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही दे दूँ। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं थोड़ी एक बात क्लियर कर दूं कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिव्यू नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा रैम के बारे में स्पेसिफिकेशन में हर एक टाइमिंग के बारे में आपको नहीं बता सकता बिकॉज इतना टाइम नहीं था मैं हर एक को चेक कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जनरल ओवरव्यू और एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में। एक छोटी सी स्टोरीज मैं आपको सुनाता हूँ इसके बारे में कि ये रैम मेरे पास पहले आ चुकी थी। ये कुछ महीनों पहले में जब मेरे पास दूसरा सिस्टम था तो उस टाइम मेरे पास ये रैम आई थी रिव्यू के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस मैं इसका प्रॉपरली रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन मैं इसको टेस्ट ज़रूर किया था, यूज़ किया था थोड़े टाइम के लिए रैम को। मेन स्पेक्स की बात करें तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर किट है ये है 3200 मेगाहर्ट्ज़ CL16 किट। और अगर बाकी रेंज की बात करें जो बेसिकली D80 रेंज है उसमें जो आपके पास मॉडल्स है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 4133 मेगाहर्ट्ज़ तक अवेलेबल है। ये सारी XMP स्पीड्स है। ऑब्वियसली आप इस रैम के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक आप उस लिक्विड कूलिंग के बारे में बात ना करें। ये काफ़ी इनोवेटिव तरीका है, चाहे काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इनोवेटिव है, कुछ अलग करने की कोशिश की है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रैम रिव्यूज़ या फिर रैम्स के बारे में रैम को कवर करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं सर्च कर रहे या एक्टिवली इसके बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन फिर भी दे ट्राइड समथिंग न्यू एंड आई विल गिव कमेंट्स टू देम। एक पर्टिकुलर किस्म का लिक्विड ये यूज़ करते हैं जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है। और मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च की कि ये बेसिकली किस टाइप का लिक्विड है और नॉर्मली क्या यूज़ होता है, तो मुझे पता चला कि ये 3M कंपनी का नोवेक लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड यूज़ होता है नॉर्मली ये होता है सर्वर लेवल पर, या आप लगा लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कूल करने के लिए। इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है? होता क्या है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके सर्वर्स हो गए या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, उसको पूरी तरह आप इस लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। अब रीज़न क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, यानी ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी इसको गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब हीट आती है तो ये जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ी हो या फिर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी हो स्कूल में, तो आपको पता होगा गैस को कूल करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू लिक्विड। तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करती है, फिर रेडिएट करती है, एब्जॉर्ब करती है, रेडिएट करती है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है या जो कॉम्पोनेंट है वो कूल रहता है। यहाँ भी वही चीज़ को अप्लाई किया गया है, लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे, रैम के लेवल पे। और यहाँ पे एक कैप्सूल है जिसके अंदर वो जो लिक्विड है वो भरा गया है। और ये कैप्सूल जो है वो एक हीट सिंक से निकलता है, और ये जो हीट सिंक है वो मेमोरी चिप्स को कांटेक्ट करती है। तो यानी जो मेमोरी चिप से हीट निकलती है वो एक एल्यूमिनियम प्लेट पे जाती है और एल्यूमिनियम प्लेट से इस लिक्विड तक। ये इस तरीके का लिक्विड है कि अगर ये किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे गिर भी जाए तो वो उसको कोई डैमेज नहीं करेगा। ये नॉन कंडक्टिव लिक्विड है, यानी इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं हो सकता, यानी आप अपने कंपोनेंट को इसके थ्रू नहला सकते हो एंड इट विल बी ऑल फाइन, कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी एक और ये पॉइंट ऐड करती है XPG कि ये हर्मेटिकली सील्ड है, यानी इसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे आपके लाइट बल्ब्स होते हैं उसके अंदर गैस होती है, वो गैस कभी लीक नहीं होती। सेम यहाँ भी है कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो कभी इवेपोरेट नहीं होगा कभी, तो आपकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो लाइफ टाइम बनी रहेगी। XPG D80 थोड़ा मैं बोलूँगा ये 50-50 चांस है, या तो ये आपको पसंद आएगी या तो आपको ये पसंद नहीं आएगी। वेल इसके रीज़न दो हैं। पहले ये थोड़ा एंगुलर लुक नहीं है जैसे आप नॉर्मली देखते हैं G-Skill, Trident Z वगैरह, या फिर आजकल जैसे थर्मलटेक की जो नई रैम्स आ रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। लेकिन D80 जो है वो थोड़ी कर्वी है, थोड़ी राउंडिश है, और ये लुक्स मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होने वाले हैं इसके रिलेटेड। आई थिंक इट्स ओके, आई लाइक द हीट स्प्रेडर डिज़ाइन बट आई डोंट लाइक द लिक्विड कैप्सूल। ये जो रैम स्टिक है इसमें जो डिफ्यूज़र यूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ओपेक है, यानी जो इसके थ्रू लाइट पास होती है वो काफ़ी सॉफ्ट निकलती है, थोड़ी डिफ्यूज़ हो जाती है। सो जो D80 है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका सामने का जो ये लिक्विड है जहाँ पे है कैप्सूल वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसके नीचे जितने भी 10 LEDs हैं यानी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखती है। तो वो जो लुक है वो कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को नहीं पसंद आएगा। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लुक है, अलग लुक है, लेकिन ये क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप पे डिपेंड करेगा। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो आप ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं ये रेड कलर में अवेलेबल है एंड इट्स एन RGB रैम। तो आई डोंट रियली लाइक दिस ऑप्शन बिकॉज इट्स एन
मतलब जब आप RGB अप्लाई करते हो आपके पास 3 ही ऑप्शन होने चाहिए, या तो ब्लैक, या तो वाइट, या फिर एक न्यूट्रल ग्रे। तो उसके साथ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब आप रेड यूज़ करते हो खासकर इतने बड़े एरिया पे, वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। एंड इसका डेफिनेटली ब्लैक वर्जन है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ब्लैक वर्जन ज़रूर ढूंढें इसका। पानी के खिलौने नहीं आते तो वो, जब मैंने इसको इंटेल सिस्टम में ट्राई किया था, आई कुड अचीव बेटर स्पीड्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मदरबोर्ड एंड इंटेल कंपैटिबिलिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे AMD सिस्टम में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरा सिस्टम जो अभी है वो इतना ज़्यादा रैम ओवरक्लॉक सपोर्ट नहीं करता। अगर जिनको ना पता हो, बेसिकली मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि स्पीड को कितना मैं ज़्यादा बढ़ा पाया। तो टाइमिंग जितनी टाइट होती है रैम की, जितनी कम होती है उतना ज़्यादा फास्ट चलती है रैम, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी ऑब्वियसली बात है उतनी ज़्यादा तेज़ है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब ठीक ठाक सा ओवरक्लॉक कर पाया फॉर द प्राइस, फॉर द रैम मॉड्यूल। तो इस बार जो मैंने ओवरक्लॉक ट्राई किए वो 3400 पे थे। अप्रॉक्सीमेटली 3466 पे मैं बूट कर पा रहा था विद डिसेंट इनफ टाइमिंग्स। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर पा रहा था मैं टाइमिंग्स, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर पा रहा था, लेटेंसीज कम नहीं कर पा रहा था। तो मैं वो नंबर्स आपको शो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो मैंने बूट भी किया, आई वॉज नॉट श्योर कि बहुत ज़्यादा स्टेबल था। मुझे 1-2 एरर अभी भी मिल रहे थे, सिर्फ 1-2 एरर, लेकिन मैं रन्स मल्टीपल रन्स कर पाता, लेकिन 1-2 एरर्स के साथ ही। नॉर्मली कोई 3200 मेगाहर्ट्ज़ की किट खरीदो, 3000 मेगाहर्ट्ज़ की किट खरीदो। अगर आप उसका XMP मोड इनेबल ना करें, ठीक है, तो आपकी जो रैम है वो एक डिफ़ॉल्ट स्पीड पे चलती है। और वो नॉर्मली क्या होती है, कई ज़्यादा रैम स्टिक्स के लिए वो होती है 2133। जी स्किल की रैम हो जाए, जी स्किल रिपजॉस 5 हो गई, या कोर्सर की वेंजेंस LPX हो गई, अगर आप इनके 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाले किट्स खरीदे, तो जब आप इसको PC पे इंस्टॉल करते हैं और आप XMP इनेबल नहीं करते, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो होती है 2133, जो बहुत कम है, स्पेशली फॉर राइजन सिस्टम। इवन फॉर इंटेल सिस्टम्स ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन राइजन सिस्टम्स के लिए ऑलमोस्ट सुसाइड की तरह है कि आप इतनी कम स्पीड के साथ इसको रन कर रहे हो। तो इसमें यहाँ का छोटा सा बेनिफिट ये हो जाता है, बिकॉज जो चिप्स यूज़ कर रहे हैं, जो 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा बम्प है कंपेयर टू 2133। तो अगर आप XMP इनेबल ना भी करें, गलती से भूल जाए, जो कई लोग भूल जाते हैं, आई नो, तो तब भी आपको काफ़ी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस मिलेगी, एवरेज परफॉर्मेंस एट बेस्ट, लेकिन फिर भी इट विल नॉट बी वर्स। D80 को आप 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। या तो आप जो मदरबोर्ड आपका आता है उसके जो सॉफ्टवेयर आता है RGB सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हर चीज़ के साथ कंपैटिबल है, मिस्टिक लाइट, ओरा सिंक, या गीगाबाइट का RGB फ्यूजन, या पॉलीक्रोम एज़रॉक का, ये सब के साथ कंपैटिबल है। इसके अलावा इसका एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी आता है RGB के लिए, एंड दैट इज़ द ADATA RGB सिंक। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नेम है कि ये सॉफ्टवेयर शायद पिछले 2 साल से अपडेट नहीं किया, अभी भी ये बेटा स्टेज पे है। मैंने इसको डाउनलोड किया था 1 साल पहले, तब भी ये बेटा में था, और आज भी ये बेटा में है, तो अभी तक अपडेट नहीं किया। ये सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा मैं चाहता हूँ इंप्रूव कर, लेकिन इफेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट इफेक्ट्स है। बेसिकली इसका जो यूज़र इंटरफेस है और एसस वगैरह से निकाल के यहाँ पे री इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इट्स वेरी फेमिलियर। तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, आप सिंपल लाइट इफेक्ट्स चूज़ करते हो, अप्लाई करते हो, एंड स्पीड और ऑप्शन से कलर है, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये हमने टेस्ट कर लिया रैम को, एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स इट्स प्रीटी डिसेंट रैम। अगर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9000 रुपीज़ में ये रैम अवेलेबल है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो हमारे पास RGB में इसी XPG का ही एक और पर्टिकुलर मॉडल आता है, दैट इज़ द न्यूअर D60G। और इसके अलावा आपके पास ट्राइडेंट Z अवेलेबल है, या फिर आपके पास कटाना अवेलेबल है, थर्मलटेक की टफ रैम अवेलेबल है। तो कई सारे ऑप्शन अभी मार्केट में हैं। तो ये इनसे स्टैंड आउट बहुत ज़्यादा नहीं होता इन कंपेयर टू इट्स टाइमिंग्स और इट्स चिप्स। इसका जो USP है वो लिक्विड कूलिंग है, एंड दैट मेनली कम्स डाउन टू लुक्स, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट DRAM चिप्स जो मतलब खासकर DDR4 चिप्स जो होती है बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती। आप ज़्यादा वोल्टेज भी डाल दो 1.4 1.45 तो इतनी भी ज़्यादा हीट नहीं निकलती कि इसको आपको लिक्विड कूल करने की ज़रूरत पड़े। नॉर्मली एल्यूमिनियम हीट सिंक्स आर मोर देन फाइन अगर आपके हाई क्वालिटी थर्मल पैड्स यूज़ किए तो। उस केस में इसका जो USP है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा गिमिक बन जाता है, या लगा लीजिए लुक फैक्टर ज़्यादा बनता है कंपेयर टू परफॉर्मेंस। तो D60G जो इसका पर्टिकुलर मॉडल है जो नया है, और उसमें बहुत ज़्यादा अलग किस्म का RGB इम्प्लीमेंटेशन है, जो बेसिकली उसमें पूरी स्टिक ही RGB है, उसमें मेटल है ही नहीं, उसमें RGB ज़्यादा है, मेटल कम है। तो
वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देती है। अगर आप यू आर प्लानिंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द RGB रैम्स, Trident Z से अलग होना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो ये भी थोड़ा एक अलग प्रोडक्ट है इन लुक्स में। D60G में CJR रैम्स यूज़ होती है, इसमें JJR रैम्स मॉड्यूल्स यूज़ हो रही है। और दूसरी चीज़, टाइमिंग्स की बात करें, TRES टाइमिंग जो होती है, जो हमारी रैम की टाइमिंग्स होती है, इसमें एक वैल्यू होती है TRES। तो उसका जो TRES है बाय डिफ़ॉल्ट XMP 3200 MHz वाली मॉडल में वो है 3060 और ये है 3080। तो सब कुछ इक्वल रखते हुए ये थोड़ी सी स्लो होगी कंपेयर टू दैट मॉडल। तो एंड में कंक्लूजन ये है कि देखो, अगर आपको इसके लुक्स पसंद है, ठीक है, आपको इसका स्टाइल पसंद है, इसका डिज़ाइन पसंद है, और आपको ब्लैक वाला मॉडल मिल जाता है, इट्स अ ग्रेट रैम फॉर द प्राइस। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है इसको ख़रीदने के लिए। सेम प्राइस रेंज में और कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही है बाकी रैम्स के मुकाबले। और XMP इनेबल करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, मतलब इट्स एवरेज, इट्स डिसेंट। इंटेल में आपको गारंटेड है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और AMD नए सिस्टम से भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, अगर स्पेशली आप 3000 या B550 या B450 की अच्छी क्वालिटी के मदरबोर्ड्स आप यूज़ करने वाले हो। जितने भी रैम, मतलब मैंने कुछ रिकमेंडेड DDR4 16GB किट्स और 8GB किट्स डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए कि रैम एक्चुअली अच्छे बिल्ड में कैसे दिखती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज डीप कूल का मैक्यूब 550 आ रखा है रिव्यू के लिए, इसका सैम्पल है मेरे पास। तो मैं उसका एक बिल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ, एंड मैं इस रैम को उस बिल्ड में फीचर करूँगा, तो बी श्योर टू चेक इट आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका रहता है इस रैम के बारे में, वैसी जनरल थोड़ी DDR4 वगैरह के बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। कोई फीडबैक है देना चाहते हैं आप तो वो भी ज़रूर बताएं। तो इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करें, और मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।